आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसएचएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया था और न्यूमेरिकल्स कुछ रह गए थे, कुछ और न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराना चाहता था, है ना। तो आज वो न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो आज हम लोग और न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, है ना। तो अगर ये भी कर लेंगे आप तो बहुत अच्छा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इसमें लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें लिखा हुआ है इन अ HCl मॉलिक्यूल, एक HCl का मॉलिक्यूल है, वी मे ट्रीट Cl टू बी ऑफ इन्फिनाइट मास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन एटम का जो मास है उसको हमने इन्फिनाइट मान लिया है। अब उसका इन्फिनाइट मास नहीं है, मिस इंटरप्रेट मत करना आप लोग, इन्फिनाइट मास नहीं है। बट हाइड्रोजन के मुकाबले में, हाइड्रोजन से जब कंपेयर करेंगे, हाइड्रोजन जो आपका मॉलिक्यूल एटम है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Cl का मास बहुत बड़ा होता है। इसलिए हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्लोरीन के मास को इन्फिनाइट मास मान सकते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा आप मान लो। और इसमें ये बोल रहा है कि जब ऑसिलेशन हो रहा है तो वो HCl मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन था, लेकिन Cl इन्फिनाइट मास का है तो वो तो ऑसिलेट करेगा नहीं। मतलब HCl में कौन ऑसिलेट कर रहा होगा? सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम, है ना। तो हाइड्रोजन एलॉन ऑसिलेटिंग लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है इफ़ द ऑसिलेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल सोज फ्रीक्वेंसी 9 × 10⁻13 हर्ट्ज। मतलब ये फ्रीक्वेंसी के साथ उन्होंने डाटा निकाल के दिया है कि HCl का मॉलिक्यूल, अब HCl में सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही है जो क्या कर रहा है बच्चों, ऑसिलेटिंग। तो फ्रीक्वेंसी भी हाइड्रोजन की हुई 9 × 10⁻13, है ना। तो आपसे बोला गया डिड्यूस द फोर्स कांस्टेंट। तो एसएचएम में जो अपने रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन पढ़ी थी उसमें के आया था ना बेटा, उसको फोर्स कांस्टेंट बोला था अपन ने। तो उस के की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमेरिकल्स करते समय, कि जो भी गिवन डाटा है उसको आप लिख लिया करें। गिवन डाटा क्या क्या है तो देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहली बात तो आपको फ्रीक्वेंसी दी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का बच्चों आप फॉर्मूला जानते हो, 1/टाइम पीरियड, है ना। 1/टाइम पीरियड को ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है बच्चों, 9 × 10⁻13 हर्ट्स। 9 × 10⁻13 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है। तो चलो, ये सिर्फ आपको यही बताया गया है। और आपको क्या निकालना है बच्चों, के की वैल्यू, फोर्स कांस्टेंट, है ना। ये आपसे सवाल पूछा गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझें। अब आपको एक बात बताओ, ऑसिलेशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√, अगर आपको याद है, 2π√K/m, है ना। मैंने उल्टा लिख दिया, फॉर्मूला m/k होता है ना। तो m/k ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एसएचएम में, ये आपको पता होगा। एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√m/k, है ना। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, है ना। एसएचएम में हमने निकाला हुआ था ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो 2π√m/k, है ना। अब ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो यहाँ से के की वैल्यू निकालने जरा। तो के को इधर ले जाए, पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर लो आप। स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, t², और इधर हो जाएगा 4π², और रूट हट जाएगा तो ये बचेगा m/k, है ना बच्चों। तो k को इधर ले जाओ क्योंकि हमें k निकालना है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4π²m। k को इधर ले गए और t को इधर ले आए, तो आप इसको लिख सकते हो 1 मतलब मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं 1/t²। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t का होल स्क्वायर, है ना। मेरे ख्याल समझ में आया होगा आपको कि ये कैसे लिखा हुआ है। भाई के की वैल्यू है ना, t² को नीचे ले आए तो
तो ये 1/t² होगा, उसको 1/t का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 1/t क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। 1/t तो फ्रीक्वेंसी है ना, देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि k की वैल्यू आएगी आपकी कितनी बच्चों? 4π² m इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज पता है, लेकिन आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं पता। एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है ये नहीं पता, तो अब कैसे निकालेंगे? अब आपको याद हो तो आपको हाइड्रोजन एटम का मोलर मास पता होगा, कैपिटल एम है ना बच्चों, मोलर मास। मोलर मास 1 ग्राम होता है, और मास ऑफ 1 एटम निकालना है अपन को। मोलर मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, ये तो आपको केमिस्ट्री में से सीखा होगा। तो मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, स्मॉल m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों? मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर n। तो मोलर मास जो है वो आपका 1 ग्राम हो गया, और यहाँ पर आपका जो एवोगैड्रो नंबर होता है वो कितना होता है बच्चों? अप्रॉक्सीमेटली 6 × 10⁻23। 6 पॉइंट समथिंग भी होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम ले सकते हैं 6 × 10⁻23, है ना। 6 पॉइंट समथिंग चाहे तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना ही ले लेते हैं हम। तो ये m आ गया, लेकिन ये ग्राम में आया ना बच्चों, तो ग्राम से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? kg में। kg में इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले हम kg SI यूनिट में रखेंगे तो k की वैल्यू भी SI यूनिट में आएगी, है ना। तो ध्यान से देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम को लिख सकते हैं 10⁻³ kg डिवाइड बाई 6 × 10⁻23, है ना। तो ये kg में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इसमें डाल दो तो k की वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इसको सॉल्व करेंगे k इंटू 4 पाई को लिख सकते हो 3.14 का होल स्क्वायर। मास को आप लिख सकते हैं कितना बच्चों? 10⁻³ डिवाइड बाई 6 × 10⁻23, और इंटू फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको दी है 9 × 10⁻13 का होल स्क्वायर। अब इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 533.4, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर कैसे बच्चों? याद है आपको, फोर्स इज इक्वल टू -kx होता है ना। तो यहाँ से k को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई x, मतलब न्यूटन पर मीटर। इसलिए k की जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर होगी, है ना। तो मेरे ख्याल से ये आंसर है, ये आंसर है आपके इस सवाल का, और आई होप ये आपको क्लियर है और समझ में भी आया हुआ, है ना। फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जल्दी जल्दी से, है ना, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? क्या पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर SHM, एक पार्टिकल है जो लीनियर SHM कर रहा है, जो हम SHM पढ़ रहे हैं उसको लीनियर SHM भी बोलेंगे, बाद में सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे तो एंगुलर SHM भी पढ़ेंगे, है ना बच्चों। हैज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब ये सवाल बोल रहा है कि आपका SHM की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है SHM करते हुए पार्टिकल की? 40 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 50 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना। और आपसे बोला है फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो आपको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है। आप कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ध्यान से देखें, जो पहले अपन को दिया है वो तो हम लिख ही लेते हैं कम से कम, है ना। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ, और यहाँ से हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी दी। अच्छा बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर/सेकंड दी हुई है। तो याद करो, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता था वो होता था ω/a। मैंने थ्योरी लेक्चर्स में बताया, अगर याद नहीं है तो आप थ्योरी लेक्चर एक बार रिवाइज कर सकते हो। ω/a, और मैक्सिमम वेलोसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 40 सेंटीमीटर/सेकंड, है ना। सही है ये। उसके बाद फिर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? ध्यान से देखो, तो आपको दिया हुआ है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, और a max का भी मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था। उसका मैग्नीट्यूड होता है ω²a, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर/सेकंड स्क्वायर। अब क्या करें? अब ऐसा करते हैं अपन कि यहाँ पे ध्यान से देखो, तो a max से v max डिवाइड कर देते हैं। इससे होगा क्या? a max और v max को आप डिवाइड करोगे तो a max से ω²a अपॉन
वी मैक्स है आपका ओमेगा इंटू ए, तो ए और ए कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा कट जाएगा, तो एक ओमेगा बचेगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू क्या बची, ए मैक्स बाई वी मैक्स। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू ए मैक्स की क्या वैल्यू है बच्चों, ए मैक्स की वैल्यू है 50 और वी मैक्स की वैल्यू है बच्चों कितनी, वी मैक्स की वैल्यू है आपकी 40, है ना। यानी कि ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5/4 रेडियन पर सेकेंड, है ना, 5/4 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब ओमेगा मिल गया है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करें अपन, तो जैसे आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू वी मैक्स। तो यहाँ से आप ए को एम्पलीट्यूड, हमें एम्पलीट्यूड निकालना था ना बच्चों, तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वी मैक्स बाई ओमेगा। तो एम्पलीट्यूड आ जाएगा, वी मैक्स की वैल्यू है आपके पास 40, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास 5/4। तो आप ध्यान से देखो, तो ये 40 इंटू 4 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, और आप यहाँ से निकालोगे तो 40 और ये 5 कैंसल, तो ये आएगा 8, और 8 इंटू 4 आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, एक आंसर आ गया आपका, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई 32 सेंटीमीटर, है ना। अब दूसरा आंसर, टाइम पीरियड भी निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो ओमेगा तो है ही आपके पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 5/4, और ओमेगा याद करो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है 2π/t, टाइम पीरियड, है ना। तो दिस इज 5/4। तो यहाँ से टाइम पीरियड को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π इंटू 4/5, और इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करोगे, मतलब पाई की वैल्यू रख दो, 4 रख दो, सबको डिवाइड करो, तो सबको डिवाइड करने पे आपके पास आएगा 5.03 सेकेंड्स। सॉल्व करके देख लेना आप लोग, पाई की वैल्यू रख के 3.14, तो आपको आंसर मिलेगा 5.03 सेकेंड्स, है ना। तो ये आंसर, तो ये देखो आप दोनों आंसर आपने निकाल लिए, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विथ SHM इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज़ वैल्यूज x1 एंड x2। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल की जो वैल्यूज़ हैं वो x1 और x2 हैं, और करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ वेलोसिटीज़, मतलब मीन पोजीशन से जब पार्टिकल x1 पे है तो उसकी वेलोसिटी u1 है, और मीन पोजीशन से पार्टिकल x2 पे है तो उसकी वेलोसिटी u2 है। और आपसे बोला है शो डेट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, मतलब इसको आपको प्रूफ करना है। ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को आपको प्रूफ करना है। तो जल्दी से करते हैं इस इक्वेशन को प्रूफ, है ना। अब ध्यान से देखो, और मेरे ख्याल से तो आपको करना ये चाहिए कि स्क्रीन को पॉज कर लेना चाहिए, और 5 मिनट के लिए आपको खुद ट्राई करना चाहिए। अगर ट्राई करके ना बने क्वेश्चन तो आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आप मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे होंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने शायद ट्राई कर लिया है, तो मैं अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे पोजीशन और वेलोसिटी की बात हुई है, यानी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आना चाहिए कि यार वेलोसिटी और पोजीशन वाला रिलेशन यूज़ होगा। अब आपको याद हो तो हमने वेलोसिटी और पोजीशन का Vx रिलेशन पढ़ा है पहले थ्योरी लेक्चर्स में, है ना, इसलिए बताया गया था Vx रिलेशन। अगर आपको याद हो तो वो Vx रिलेशन इस तरीके का था, वी स्क्वायर, मैं स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों, है ना, ताकि मैं एक आध स्टेप बचा लूँ, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वी और एक्स का रिलेशन था जब आपने डेरिवेशन किया था ना डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का, तब ये आता है ना। तो आप देख सकते हो पहले भी जाके, ठीक। उसके बाद ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब आपका x इक्वल्स टू x1 है,
तो आपकी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u1 है। देखो x1 पर वेलोसिटी u1 है, तो ये वैल्यूज पुट करो। वेलोसिटी की जगह u1 पुट करो, तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? x1 पुट करेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दोगे, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो तो x इज इक्वल्स टू x2 है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो u2 है ना। तो यहाँ पे हम फिर से पुट करते हैं, तो v की जगह u2 का स्क्वायर पुट कर दें, तो x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? x2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन बन गई हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करें, है ना। ऐसा करने पे आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखो, तो 1 माइनस 2 करना है, तो ये दोनों को माइनस करेंगे LHS में, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सही है, ठीक है। तो अपन ने ऐसा लिख लिया। उसके बाद ध्यान से देखो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या कर सकते हो बच्चों, तो ये बचेगा इधर u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा कितना बच्चों? a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा? माइनस का साथ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस x2 का स्क्वायर, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स है, ये तो आनी चाहिए आपको, है ना। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान से देखो तो कितना बचा? u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 वाला पॉजिटिव है तो पहले लिख लेते हैं, माइनस x1 स्क्वायर, x1 वाला नेगेटिव है तो हम उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया है ना। इसके बाद फिर क्या करेंगे कि ओमेगा की वैल्यू देखें, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की क्या वैल्यू आ जाएगी? तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, हम ब्रैकेट लिख लेते हैं, तो दोनों साइड रूट लेना पड़ेगा, तो u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की पावर हाफ, है ना। ऐसा आएगा ना बच्चों। उसके बाद फिर क्या करेंगे अपन? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2π/t, टाइम पीरियड निकालना ना, तो ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको लिख सकते हैं 2π/t, और ये वैसा का वैसा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर की पावर 1/2। अब ध्यान से देखो, टाइम पीरियड को इधर ले आओ, इस पूरे को इधर ले जाओ, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π। जब ये वाला इधर ट्रांसपोज करोगे तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। ट्रांसपोज करना आता है आपको। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर की पावर 1/2। और ध्यान से देखो, तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था और ये इक्वेशन प्रूफ हो गई, है ना। तो आप देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गई। देखने में क्वेश्चन कठिन लगता है, बट आपको अगर बेसिक क्लियर हैं, आपको रिलेशन सारे आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना आता है, तो सवाल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं ना बच्चों। तो ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो जल्दी से हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये शायद क्वेश्चन आपने कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM along a straight line has a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल SHM कर रहा है, उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, व्हेन एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब कहने का क्या मतलब है
कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से 3 मीटर पे है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है ना बच्चों। और फिर दूसरा बार बोल रहा है कि एंड 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम इट, यानी कि जब वो 3 मीटर पे होता है, कहाँ से, मीन पोजीशन से, तो 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और जब वो 4 मीटर की दूरी पे होता है तो वेलोसिटी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड है ना बच्चों। और उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो ये बोल रहा है कि एक्सट्रीम पोजीशन से अगर वो 2.5 मीटर चलेगा तो उसका फिर उसको कितना टाइम लगेगा जब वो ऑसिलेशन कर रहा है ना। तो उससे पहले तो आपको वो निकालने के लिए, क्योंकि एक्सट्रीम से चल रहा है तो एक्सट्रीम से निकालने के लिए आपको एम्पलीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो आप टाइम निकाल पाओगे। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो। तो फिर से हमें एक बात तो समझ में आ रही है क्वेश्चन देख के, फिर से मैं आपको एक बार दोहराना चाहता हूँ कि बच्चों जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं कराता हूँ, आपका उनको सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जैसे ही मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूँ और सॉल्यूशन ना बताऊँ तो आपको स्क्रीन को पॉज कर देना चाहिए और उसके बाद उस सवाल को खुद ट्राई करना चाहिए। अगर एक बार आपने ट्राई किया फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको, है ना। और आपको न्यूमेरिकल्स लंबे समय तक बनेंगे, नहीं तो आप कंसेप्ट नहीं पकड़ पाओगे, है ना। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करें, है ना। जैसे हम जब लाइव क्लासरूम लेते हैं तो हम बच्चों को 2 से 5 मिनट का समय देते हैं हर सवाल लिखवाने के बाद कि वो खुद से ट्राई करें, है ना। इसलिए अभी घर पे बैठ के आप पढ़ रहे हैं तो ये काम ज़रूर करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप लोग कि आपको y और x, मतलब फिर से आपको वेलोसिटी और x का रिलेशन चाहिए। तो अभी हमने पिछले सवाल में ही देखा कि उसका रिलेशन ऐसा होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। ये रिलेशन तो अभी हमने सीखा ही है, पता ही है हमें, है ना। अब ध्यान से देखो तो उसमें सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि जब आपका x मतलब पोजीशन x 3 मीटर है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है ना। ये तो हमें सवाल में दिया है, तो ये वैल्यूज़ ज़रा पुट करो आप। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, v की जगह 4 करो तो 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह कितना रख देंगे बेटा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, है ना। तो ये आपने लिख लिया। इसको एक काम कर लो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो जब आपकी पोजीशन 4 मीटर है जैसा क्वेश्चन में दिया है, तब पार्टिकल की रफ्तार 3 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर से वैल्यूज़ डालो आप वी एक्स रिलेशन में। तो v की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और इसको आप नाम दे दो कितना बच्चों, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, तो हमें ओमेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ओमेगा कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो आप ऐसा कर लो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो, फर्स्ट से सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो देखो LHS में क्या बचेगा, 16/9 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो तो ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो उसको अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। आप लोग बहुत अब बड़े बच्चे हो चुके हो, ये सब छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए, है ना। ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16 ऐसा बचेगा बच्चों, है ना। अब इसको इधर ले जाओ तो ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस, और 16 इंटू 16 अगर आप करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 256, है ना। 16 का स्क्वायर होता है 256 इज इक्वल्स टू 9 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो 9 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 9 इंटू 9, आपको पता है 9 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 81, है ना। अब ध्यान से देखो तो 9a स्क्वायर को इधर लाओ तो 16, जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा आपका कितना बच्चों 7a स्क्वायर, है ना। 16 माइनस 9 तो 7 ही होता है। और 256 इधर जाएगा तो यहाँ बचेगा 256 माइनस 81। अब 256 में
81 आप घटा लो तो आंसर 175 आएगा, है ना। आप काट के देखो आंसर कितना आएगा, 175। और यहाँ से आप ध्यान से देखो तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 175/7। आप इसको सॉल्व करो, 7 से ये डिवाइडेबल है, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 7 5 जा 35। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू 25 आई, तो ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों अपना एम्पलीट्यूड निकल आया। एम्पलीट्यूड कितना है, अपने जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला, हमें ये बोला गया भाई कि जो हमारा पार्टिकल है वो बच्चों मीन पोजीशन से वो एक्सट्रीम पे है, जब ए पर है तो ए से वो कितना चलेगा, 2.5 सेंटीमीटर, तो उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। देखो लिखा है फाइंड द टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो अब ये कैसे निकालेंगे, तो वो देखना पड़ेगा अपन को। अच्छा एक चीज़ और, ये निकालने के लिए हमें ओमेगा भी चाहिए, तो ओमेगा भी निकाल लेते हैं ना। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यू ए की, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों, 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा 25 - 9। तो ध्यान से देखो 25 - 9 16 ही होता है ना बच्चों। 25 - 9 16 कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू भी निकाल ली 1 रेडियन पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो, तो मीन पोजीशन से आप एक्सट्रीम पे थे, तो एक्सट्रीम से कितनी दूरी कवर करनी है बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में लिख दिया मैंने, मीटर, 2.5 मीटर। यहाँ पे भी सुधार लो, ये मीटर है सेंटीमीटर नहीं है ना, सारी वैल्यूज मीटर में दी है ना, तो मैंने सेंटीमीटर सोच लिया था, मीटर में आएंगी, मीटर में, है ना। तो मीटर में है तो 2.5 मीटर चलेगा, तो कितना टाइम लेगा यही निकालना बच्चों। अच्छा मीन पोजीशन से एक्सट्रीम से 2.5 चलेगा, लेकिन मीन से एक्सट्रीम तक का जो एम्पलीट्यूड है वो तो 5 मीटर है, यानी मीन पोजीशन से कितनी दूरी पे पहुंचेगा वो, 2.5। मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, 2.5। एक्सट्रीम से जब यहाँ चलेगा तो मीन पोजीशन से इसकी पोजीशन कितनी हो गई बच्चों, 2.5। तभी तो वो क्या होगा, और 2.5 है क्या बच्चों, आप बोल सकते हो दिस इज a/2, ये a/2 ही तो है। अगर a आपका 5 है तो 2.5 हो गया आपका a/2। अब आपको याद करो, आपको मैंने क्या सिखाया है कि जब भी टाइम निकालना हो तो किससे आसान होता है निकालना। आप यहाँ पे एक्सटी रिलेशन भी लगा सकते हो, लेकिन किससे ज़्यादा आसान होगा निकालना, तो आप लोग याद करें, आपको आसानी होगी उससे निकालने में, जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, यूसीएम में इसको रखें। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ये अपना रेफरेंस लाइन बना लिया हमने, है ना। अब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो ये रेफरेंस लाइन है, तो एक्सट्रीम मतलब यहाँ से चल रहा है पार्टिकल, इस पोजीशन से चल रहा है, और इस पोजीशन से उसको कहाँ तक जाना है, उस पार्टिकल को इतनी दूरी तक जाना है कि उसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, t। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो पार्टिकल को टाइम लगेगा वो टाइम निकालना है। तो ये कितना एंगल कवर किया फेजर में, ये अपन को बताना है। तो ध्यान से देखो, ये a है, ये a/2 है, तो आप cos थीटा लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3, है ना। और कितने से घूम रहा है बच्चों, ओमेगा से, ओमेगा अपन को पता है। तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, थीटा इज इक्वल्स टू π/3, और थीटा को लिख सकते हो ओमेगा इंटू टी, जो टाइम अपन को निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू π/3, ओमेगा की वैल्यू है 1 इंटू टाइम इज इक्वल्स टू π/3। तो टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास π/3, है ना बच्चों। टाइम की वैल्यू आएगी आपके पास π/3। अब पाई की वैल्यू आप पुट करें, कितनी पुट करेंगे, 3.14, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.047 सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, 1.047 सेकेंड्स, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको
समझ में आया होगा, है ना। तो इसको जल्दी से नोट कर लें और फिर हम चलते हैं किस पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अ ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ पिस्टन। एक ब्लॉक है, कोई पिस्टन है, उस पर रेस्ट कर रहा है वो, विच इज मूविंग वर्टिकली विद सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ पीरियड 1 सेकेंड। तो वो पिस्टन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और 1 सेकेंड वो वर्टिकल मोशन कर रहा है ना बच्चों, पिस्टन है ना, वर्टिकल मोशन, तो पीरियड 1 सेकेंड है। बोला एट व्हाट एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन विल द ब्लॉक ऑन पिस्टन सेपरेट, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पिस्टन एट दिस एम्पलीट्यूड, है ना। तो ये अपन को निकालना है। अब ध्यान से देखो क्या कहने का क्या मतलब, मैं आपको समझाता हूँ। पिस्टन वर्टिकली मूव कर रहा है, उसका मान लो मीन पोजीशन ये है, ये आपका पिस्टन है ना, जो पिस्टन बना हुआ है, ये कोई ऐसा पिस्टन है आपका किसी सिलेंडर में, ये ऊपर नीचे हो रहा है और इस पिस्टन के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है ना बच्चों। अब हो क्या रहा है कि ध्यान से देखो, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो जो एक्सेलरेशन है भाई, इस ब्लॉक का तो एक मास m है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक फोर्स, जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो एक फोर्स लगेगा mg, और क्योंकि ये पिस्टन पे बैठा हुआ है मास, तो ये पिस्टन लिफ्ट की तरह सोचो आप, लिफ्ट की तरह है ना ये। तो ये लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, सोचें आप, लिफ्ट अगर आपकी कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर, तो इसमें नीचे की तरफ एक और एक्सेलरेशन लगेगा, डेट इज ma, है ना बच्चों। एक्सेलरेशन जो पिस्टन का एक्सेलरेशन होगा, है ना, तो यहाँ पे पिस्टन का एक्सेलरेशन भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा। तो यहाँ पे जब वो पिस्टन ऊपर जा रहा है तो ये ब्लॉक अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे तो दोनों फोर्स कहाँ लग रहे हैं बेटा, नीचे लग रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन जब ये पिस्टन नीचे आ जाएगा, नीचे उसके ऊपर ये ब्लॉक होगा, तो नीचे तो mg फोर्स लगेगा जो ग्रेविटी लगाएगी, और ऊपर ma लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों, ma लगेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये mg और ma कैंसिल करना चाहेगा। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, अगर आप नॉर्मल रिएक्शन देखें, जब पिस्टन नीचे आ रहा है, मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मीन पोजीशन से जब नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर लग गया है। तो अब आप नॉर्मल रिएक्शन अगर देखेंगे भाई, दोनों अलग कब होंगे, जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा। तो आप नॉर्मल अगर रिएक्शन देखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी mg - a। अब आप सोचो कि ब्लॉक और पिस्टन कब अलग हो सकते हैं। ब्लॉक और पिस्टन तब अलग हो सकते हैं जब आपका जो नॉर्मल है वो 0 हो जाए, और नॉर्मल 0 होने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन को किसके बराबर होना पड़ेगा बच्चों, 0। अब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है ना, कि वो अलग नहीं हो, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि वो दोनों अलग ना हो, लगभग मतलब अगर आपका एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल्स टू g होना चाहिए, तभी तो वो दोनों साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन g से ज़्यादा हो गया तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फिर ये दोनों का साथ छोड़ देंगे। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हमेशा किससे छोटा होना चाहिए, g से। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकता है g के बराबर। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है अपना, वो होता है ω²a। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी कैसा होगा, देखो ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड फिक्स है 1 सेकेंड दिया ना बच्चों, टाइम पीरियड 1 सेकेंड। तो एक्चुअली में उसका क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड वेरी करे, तो एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। अब एम्पलीट्यूड इससे ज़्यादा होगा तो वो दोनों साथ छोड़ देंगे, इसलिए हम ये मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं कि कितना एम्पलीट्यूड हो सकता है जिस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम किसके बराबर हो सकता है, जी, क्योंकि जी से ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना बच्चों। तो ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स इक्वल्स टू जी। तो यहाँ से हम एम्पलीट्यूड निकाल पाएंगे। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बन जाएगा कितना बच्चों, इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 पाई/t। तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाई टी है, तो टी को ऊपर ले जाते हैं अपन, तो यहाँ आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ जाएगा आपके पास, जी कितनी वैल्यू लोगे 9.8 इंटू टाइम पीरियड 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू पाई, तो पाई कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3.14 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों डाटा को। जब आप ये डाटा पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.248 मीटर। तो ये अपना आंसर हो गया। भाई आप कितने एम्पलीट्यूड से वेरी करा सकते हैं, मैक्सिमम कितने एम्पलीट्यूड से आप इसको एसएचएम करा सकते हैं ताकि ब्लॉक और पिस्टन अलग ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना होना चाहिए, या इससे कम ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो जी को क्रॉस कर जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना बच्चों। अच्छा ये ऐसी चीज़ें ये कहाँ से लिया गया, ये एफबीडी में मैंने आपको सिखाया है, या आपने सीखा भी होगा कई बच्चों ने जब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है ना। तो इस बात का ध्यान देंगे खास तौर पे। अब ध्यान से देखो तो ये आपका ए हो गया। ए के बाद आपको क्या बोला है उसने कि मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालें इस एम्पलीट्यूड पे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी का ओमेगा इंटू ए, और ओमेगा तो आपको पता ही है 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू ए की वैल्यू 0.248 और टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, पाई की वैल्यू 3.142 आप डालोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1.56 मीटर पर सेकेंड, 1.56 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। तो प्लीज़ ध्यान देंगे इन बातों को और इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है जिसको हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया। टेबल इज अंडरगोइंग एसएचएम, टेबल एसएचएम कर रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, 3 हर्ट्ज से, और बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी ब्लॉक और टेबल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.72। तो आपसे ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ टेबल एट विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। मतलब हम कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड करा सकते हैं उस टेबल का ताकि वो ब्लॉक और टेबल साथ में रहे, ब्लॉक जो है वो टेबल के ऊपर स्लिप ना करे। कहने का क्या मतलब है बच्चों कि आपके पास एक ऐसा टेबल है, उसके ऊपर आपका एक ऐसे ब्लॉक रखा है और इस टेबल को आप क्या करा रहे हो बच्चों, +a -a में ऐसे आप ऑसिलेट करा रहे हो, है ना, एसएचएम करा रहे हो आप इस टेबल को ऐसे एसएचएम करा रहे हो। अब एसएचएम के दौरान आपको ये बताना है कि इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना रखा जाए, एसएचएम का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना रखा जाए ताकि ये ब्लॉक जो है ये शिफ्ट वो ना हो पाए, क्या नहीं हो पाए बच्चों, स्लिप ना हो पाए, है ना। और ब्लॉक और टेबल के बीच की जो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू, वो आपको कितना दिया है बच्चों, 0.72, है ना, 0.72। ठीक, अब ध्यान से देखें तो इस सवाल को कैसे करेंगे। अब एक बात बताओ, जो एसएचएम में फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो तो बच्चों टेबल के ऊपर लग रहा है ना, टेबल पे लग रहा है ना। अब सोचो मीन पोजीशन से जब टेबल इस तरफ होगा, मीन पोजीशन से टेबल इस तरफ है अपना और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है छोटा सा, है ना। अब इस मीन पोजीशन से टेबल अगर लेफ्ट साइड में है तो इस पे फोर्स लगेगा किधर बच्चों, राइट साइड में, और टेबल पे राइट साइड पे लग रहा है फोर्स, तो टेबल इधर जाना चाहता है जबकि ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है क्योंकि ब्लॉक पे तो कोई फोर्स लगा नहीं था। इसलिए टेबल पे ब्लॉक टेबल को रोकना चाहेगा तो टेबल पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, ये फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ते हो आप लोग, है ना। और अगर टेबल पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे, तो मतलब ब्लॉक आगे मूव करेगा तो ब्लॉक के पास भी एक्सेलरेशन आएगा। तो ब्लॉक जो है
वो एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक मूव कर सकता है क्योंकि उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन पे मूव नहीं कर सकता है। अच्छा, ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिससे ब्लॉक मूव कर सकता है, तो वो तब मूव कर सकता है जब यहाँ पे फ्रिक्शन मैक्सिमम हो। अरे भाई, ब्लॉक पे तो एक ही फोर्स लग रहा है ना बच्चों, कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लॉक पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा? टेबल पे नहीं, किस पे बोल रहा हूँ मैं? ब्लॉक पर। तो ब्लॉक पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा। और आप जानते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है बच्चों? ये आपको पता है? तो मैक्सिमम जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है वो लग सकता है म्यू एन, और म्यू एन का मतलब म्यू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन तो एम जी होगा ना बच्चों। एम क्या है? एम है ब्लॉक का मास, है ना। एम इज द मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो उस पर तो फ्रिक्शन सिर्फ कौन लग सकता है? इसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम ये है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हो गया आपका मैक्सिमम फ्रिक्शन अपॉन मास ऑफ ब्लॉक। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा आपका म्यू जी, है ना बच्चों। अब एक बात बताओ, आपको ये भी पता है कि टेबल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ टेबल, क्योंकि टेबल तो एसएचएम कर रहा है ना, तो टेबल का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीट्यूड कितना है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है ना भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका? जो पार्टिकल एसएचएम करता है। तो ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ टेबल क्या होगा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर ए। अरे यही होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब ये ओमेगा स्क्वायर ए ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है टेबल का, और म्यू जी ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है किसका बच्चों? ब्लॉक का। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझें कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक और टेबल का अगर सेम है तभी तो ये दोनों साथ साथ रह पाएंगे, क्योंकि जितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन टेबल, जितना टेबल मैक्सिमम एक्सेलरेशन से भाग सकता है उतना ही अगर ब्लॉक भाग पाए तो दोनों साथ साथ रहेंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन टेबल का बढ़ जाए किससे? ब्लॉक से, तो फिर वो दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों को साथ साथ रहना है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो टेबल का है वो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे बच्चों? मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक से। क्योंकि फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, फ्रिक्शन तो अपनी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता है ना, लेकिन मैक्सिमम तक जा सकता है। उसके बाद अगर टेबल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो गया, ब्लॉक के मैक्सिमम से भी ज़्यादा, तो टेबल अलग हो जाएगा और ब्लॉक अलग हो जाएगा। ये बात आप लोगों को शायद फ्रिक्शन में समझाई गई होगी। एक सेक्शन पढ़ाया जाता है फ्रिक्शन में जिसको बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक, है ना। तो इसका मतलब ये है कि मिनिमम कंडीशन क्या है कि दोनों को साथ साथ रख पाए। तो जो मिनिमम कंडीशन है कि दोनों साथ साथ रह पाएंगे वो ये है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ जो टेबल है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के बराबर होना चाहिए। टेबल के एक्सेलरेशन को इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर नहीं पाएगा, तो फिर वो क्या कर जाएगा? ब्लॉक स्लिप कर जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ टेबल को क्या लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक को क्या लिख सकते हैं? म्यू जी। तो एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए टेबल का? इस एम्पलीट्यूड तक ही टेबल और ब्लॉक साथ रहेंगे। अगर इस एम्पलीट्यूड से आपने ज़्यादा एम्पलीट्यूड कर दिया तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो सकता है वो कितना हो सकता है बच्चों? तो यहाँ पे हम निकालें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो म्यू जी, म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है बच्चों? 7.72 है ना, इंटू जी। जी की वैल्यू आप यहाँ 10 ले लो, मैंने लिखा नहीं है, सवाल में बोला था कि जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर क्या करें आप? नीचे ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ध्यान से देखो, तो म्यू जी अपॉन ओमेगा को लिखा जा सकता है, ये भी आपको एक फार्मूला मैंने पहले बताया, 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी, तो उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4
पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आपका 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर है ना बच्चों, और एफ कितना है 3। देखो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज दी है, वो तो सवाल में ही दी थी आपको, ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी आपको 3 हर्ट्ज। आप ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.02 मीटर, 0.02 मीटर है ना। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर है आपका, है ना। तो आई होप मेरे ख्याल से ये जो मैंने लास्ट के आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं ये प्रीवियस नॉलेज से भी मतलब रिलेटेड है ना, कनेक्टेड सवाल है। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका वो एनएलएम के कंसेप्ट पे बेस्ड है, एनएलएम आना चाहिए था आपको। और ये वाला जो क्वेश्चन था इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्रिक्शन का नॉलेज होना चाहिए था, है ना। तो ये सवाल थे जो रह गए थे, तो मैंने सोचा आपको इस लेक्चर में करा दें, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे से नोट्स बनाएंगे, है ना। चलिए ठीक है।